दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है कि इकरा हसन बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। जब से इकरा हसन बीजेपी नेता से मिली हैं, तब से यह वीडियो खूब वायरल हो रही है। हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह से इकरा हसन ने जब मुलाकात किया तो सभी लोगों की अटकलें हो गई कि इकरा हसन भविष्य में बीजेपी में आ सकती हैं। लेकिन जब इकरा हसन से पूछा गया तो इकरा हसन ने बताया है कि ऐसा भविष्य में कभी नहीं होगा। बीजेपी की विचारधारा अलग है और सपा की विचारधारा अलग है। इस वजह से मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन बीजेपी में शामिल होना मुश्किल है। आप सभी लोग जानते हैं, इकरा हसन और हुकुम सिंह का परिवार एक है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि हुकुम सिंह इकरा हसन के चाचा हैं। इकरा हसन का परिवार भी पहले हिंदू था, जो आज मुस्लिम है। तो क्या है पूरी सच्चाई? इकरा हसन बीजेपी में जाएंगी या नहीं, आप आगे वीडियो में देखिएगा। बीजेपी नेता के घर शादी में शामिल हुई इकरा हसन। बीजेपी नेता से बढ़ी नजदीकियां तो उठने लगे सवाल। क्या बीजेपी में शामिल होंगी सपाई इकरा हसन? बीजेपी में जाने पर क्या बोली सांसद इकरा हसन? उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां दो परिवारों के बीच जबरदस्त सियासी जंग चलती है। एक है हुकुम सिंह का परिवार और दूसरा है चौधरी मुनव्वर हसन का परिवार। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती गई, लेकिन दोनों परिवारों के बीच सियासी अदावतें कम नहीं हुई। लेकिन कुछ ही दिनों पहले कैराना की राजनीति में एक अलग हवा देखने को मिली, जब तमाम सियासी अदावतों को भुलाते हुए सांसद इकरा हसन बीजेपी नेता मृगांका के घर शादी समारोह में पहुंच गई। जिसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे कि क्या इकरा हसन और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्या भविष्य में इकरा हसन बीजेपी में शामिल हो जाएंगी? अपनी मां और पिता की कैराना लोकसभा सीट से पहली बार जीतकर सांसद बनी इकरा हसन के बारे में एक बात और बता दें कि उनका परिवार भी पहले हिंदू था और हुकुम सिंह उनके चाचा थे, जिसकी वजह से उन्हें गुर्जर समाज का भी बड़ी संख्या में वोट मिला और चुनावों में खूब नारे गूंजते थे, गुर्जर गुर्जर एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। मुस्लिमों के साथ ही हिंदुओं के भारी समर्थन से जीत हासिल करने वाली इकरा हसन के बीजेपी में जाने को लेकर जब चर्चा छिड़ी तो खुद इकरा हसन ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए एक इंटरव्यू में बताया, मेरे कुलीग भी बीजेपी में जाने को लेकर मुझे बहुत टीज किया करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में जाने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं। वो जिस तरह से चीजों को चलाते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं और मैं कभी भी बीजेपी का हिस्सा नहीं बनूंगी। ये बात इकरा हसन भी मानती हैं कि उनके ही साथी आज भी उन्हें बीजेपी में शामिल होने की सलाह देकर छेड़ते रहते हैं, लेकिन इकरा हसन का साफ मानना है कि वो कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगी और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी में जाने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। यानी इकरा हसन ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगी। अब इस वादे पर वो कब तक टिकी रहती हैं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे वादे करने वाले नेता भी वक्त आने पर पलटी मार लेते हैं। वैसे एक और बात आपको बता दें, सपाई इकरा हसन और भाजपाई हुकुम सिंह के परिवार की रगों में दौड़ता खून एक ही है, क्योंकि दोनों ही परिवार गुर्जरों की कलस्यान खाप के वंशज हैं। कई पीढ़ियों पहले दो धड़ों में बटे कलस्यान खाप में से एक धड़ा इस्लाम कबूल कर मुसलमान बन गया, जो आज हसन परिवार के नाम पर मशहूर है, और इकरा हसन उसी परिवार की बेटी है, जबकि दूसरा धड़ा हिंदू ही रहा, जिसके वंशज हुकुम सिंह है और उन्हीं की बेटी मृगांका सिंह है, जिनके बेटे की शादी समारोह में कुछ ही दिनों पहले इकरा हसन संसद की कार्रवाई छोड़कर शामिल होने के लिए गई थी। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में इकरा हसन बीजेपी में शामिल होंगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही संसद में कैसे दहाड़ती हैं इकरा हसन, आइए आपको सुनवाते हैं। मैम, पिछले 7 साल में देश भर में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। नीट, नेट और अन्य ऐसे पेपर लीक से हमारे देश की परीक्षा कराने वाली संस्थानों की छवि पर गहरा धब्बा लगा है, और जिसके कारण देश के युवा का इस सरकार के निष्पक्ष परीक्षा कराने की क्षमता से भरोसा उठ चुका है। इसी के संदर्भ में NCRB की जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है वो 7.6 हो गई है, ऐसा 2022 की रिपोर्ट में बताया गया था। Ma'am, similarly, the situation is for the NET and DU LLB entrance examination. The abrupt cancellation and the mismanagement of the NTA is a crucial issue that the government needs to look into.
Ma'am, I would also like to bring to your attention the discrimination against minorities in this budget allocation, especially in the case of closure of the Maulana Azad Foundation. Despite the Prime Minister's vision of minorities progressing with Quran in one hand and computer in the other, this undermines efforts to boost educational opportunities. What we also need in today's time is quality STEM education, as outlined by India's National Education Policy 2020, and it is crucial for fostering critical thinking and preparing our youth for 21st century challenges. But ma'am, only 18.4% schools have functional computer labs, and there's a significant gender gap in STEM enrollment, with only 28% of females compared to 36% males. While the government now promotes Digital India, it would do well to take a leaf from the Samajwadi Party's government under Akhilesh Yadav ji, which began distributing free laptops to class 12 students in 2012, effectively combating computer illiteracy and bridging digital divide in rural Uttar Pradesh. एजुकेशनल फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति काफ़ी हद तक खराब है, हमें निचले 30% देशों में रखा गया है. The intertwining of political agendas with Indian higher education has worsened under the current government. Key historical and scientific facts are being erased from textbooks to advance a certain kind of narrative. Mughal history is continuously distorted and erased, but notably, Darwin's theory was removed from the class 9 and 10 syllabuses by the 21-22 academic year. And the topic of evolution was completely excised from school textbooks. This distortion of educational content undermines academic integrity and damages India's educational ethos. Ma'am, when we are competing for in the world with first-class countries, we also need to look into why our students need coaching in spite of having schools and higher education and those funded by the government. The incident of 3 students dying in UPSC coaching has once again exposed the harsh reality, just a minute, man, and plight of a significant segment of our population. These young individuals, hopeful of securing government jobs, endure poor living conditions in places like Kota and Rajendra Nagar. This situation calls for a deeper reflection on the shortcomings of our outdated education system. The coaching industry in India has become a critical part of the educational landscape due to the failures of the traditional schooling system. The national education policy fails to address why students rely on coaching in the first place. So, ma'am, I would like to end with certain demands to the minister for my constituency. मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में बीएड, एलएलबी जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए, जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके. जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं. जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूँ.